Good morning, guys. So, in the last class, what we did is हमने sum of all the numbers निकाल लिया था, ठीक है। जितने भी नंबर बन रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजिट से, नंबर ऑफ डिजिट से, तो उनका सम हम लोगों ने निकाल लिया था। ओके, चेस बोर्ड वाला भी निकाल लिया था, जिसमें पैरेललोग्राम और रोम्बस निकालना था, वो भी हम निकाल चुके थे। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करवाता हूं और उसके आगे उसके बाद में फिर आइडेंटिकल चीजों का कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का, मान लो एक ये सिस्टम है, ठीक है, एंड आप यहाँ पे हो, पोजीशन ए पे हो, पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज, आपको यहाँ पे पोजीशन ए इज द इनिशियल पोजीशन, ए इज द इनिशियल पोजीशन, मतलब आप जो हो इनिशियल पोजीशन पे हो, मतलब पोजीशन ए पे हो। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज, you can either take one step in the right side or you can take one step in the upward side। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो, जैसे ए पे हो, ए पे या तो आप राइट हैंड साइड वन स्टेप चल सकते हो, या तो एक स्टेप आप अपवर्ड की डायरेक्शन में ले सकते हो। ठीक है, मतलब वन इज टुवर्ड्स राइट और वन इज टुवर्ड्स अपवर्ड। ये है कि आप जब भी कभी भी किसी भी पॉइंट से जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ने का मतलब है इधर ऑन द अपवर्ड साइड और ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब आपको जाना है, यू हैव टू रीच टू पोजीशन बी फ्रॉम ए, तो आपको जाना है फ्रॉम ए टू बी। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू, यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी, मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि आप, जैसे एक तरीका ये हो गया, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए और इधर चले गए, ये एक तरीका हो गया। एक तरीका आपका जाने का ये हो गया, मतलब देर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे कि अब आपका एक तरीका कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ से गए यहाँ तक चले गए, फिर यहाँ से यहाँ तक चले गए और फिर यहाँ चले गए। तो देर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई कितने डिफरेंट तरीके हैं ए से बी जाने के। ठीक है, आप क्या करोगे, जब आप एक स्टेप लेते हो, तो जैसे इस पोजीशन पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे एक स्टेप में, या फिर आप एक स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहुंच गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे। फिर यहाँ पे पहुंच गए तो फिर आपके पास दो तरीके हैं, या तो यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे। यहाँ पे हो तो फिर दो तरीके हैं, या इधर दिस वे और दिस वे। तो ऐसे चलते चलते आप यहाँ पे पहुंचना है आपको, ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो, ना तो आप डाउनवर्ड जा सकते हो। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अब आपको टोटल कितनी मैं आपको इसमें सोचने का तरीका बताता हूँ। 5 रेज टू द पावर 4 का कोई लॉजिक नहीं है वेदांत। मुझे ये बताओ कि आपको टोटल कितनी स्टेप्स चलनी पड़ेगी, ए टू बी जाने के लिए टोटल कितनी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। ए टू बी जाने के लिए आपको टोटल कितनी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी।
मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली 9। मिनिमम का सवाल नहीं उठता बेटा, आपको एग्जैक्टली 9 स्टेप लेनी पड़ेगी। आप किसी भी मेथड से ए से बी जाओ, मैंने जो आपको बताए थे कि आप या तो आप इधर से ही जाओगे कि पहले इधर चले गए और फिर इधर चले गए, तो 9 स्टेप लेनी है, जिसमें से 4 राइट हैंड साइड और 5 अपवर्ड साइड। आप अगर ये वाले पोजीशन से गए दिस 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 दिस, तो भी 9 स्टेप लेनी है, 5 अपवर्ड साइड, 4 राइट हैंड साइड। या आप किसी भी रास्ते से जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व के आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 4 राइट हैंड साइड एंड 5 अपवर्ड। ये टोटल ट्रेवलिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। अब जब मैं कुछ इसको इस तरीके से इमेजिन कर लूं कि मैंने स्टेप 1 लिया, मुझे नहीं पता मैंने राइट हैंड साइड लिया या अपवर्ड साइड लिया या राइट हैंड साइड लिया। स्टेप 2 भी मुझे नहीं पता मैंने अपवर्ड साइड लिया या राइट हैंड साइड लिया। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और स्टेप 9। ये 9 स्टेप में लूंगा यहाँ से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने के लिए, ठीक है। अब 9 स्टेप में से मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी स्टेप आई हैव टू टेक टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कितनी स्टेप लेनी है, राइट हैंड साइड पे कितनी स्टेप लेनी है, 4 स्टेप लेनी है। तो मैं बोलता हूँ यार मैं राइट हैंड साइड पे ना ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। अगर मैं ये वाली राइट हैंड साइड ले लेता हूँ तो डेफिनेटली जो बची हुई है वो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो मैंने पहली राइट ले ली, फिर मैंने तीसरी राइट लेनी है तो फिर दूसरी मेरे को अपवर्ड ले ली, फिर तीसरी मैंने राइट हैंड साइड ले ली, फिर चौथी भी राइट हैंड साइड ले ली, फिर पांचवी भी राइट हैंड साइड ले ली, और फिर डेफिनेटली जो बची हुई है वो तो अपवर्ड लेनी ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। तो 1 2 3 4, मतलब स्टेप 6 7 8 9। या फिर अगर इसकी जगह मैं ये वाला सिलेक्शन ले लेता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा करो कि स्टेप 3 दे दो, स्टेप 6 दे दो, स्टेप 8 दे दो और स्टेप 9 दे दो राइट हैंड साइड जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि भैया पहली स्टेप तो मेरे को अपवर्ड जानी है, दूसरी स्टेप भी अपवर्ड जानी है, राइट। तीसरी स्टेप मुझे राइट हैंड साइड जानी है, तो ये तीसरी राइट हैंड साइड चला गया, फिर अपवर्ड जानी है फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप फिर अपवर्ड साइड जानी है, सिक्स्थ स्टेप राइट जानी है, सेवंथ स्टेप फिर अपवर्ड जानी है, फिर राइट और फिर राइट, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझो, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ वापस। ओवरऑल क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या होगा। तो आपको ए से बी अगर जाना है तो आपको 4 स्टेप तो राइट हैंड साइड लेनी है और 5 स्टेप अपवर्ड लेनी है। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर ये जो 9 स्टेप है, 9 में से कोई भी 4 स्टेप मैं राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, दैट्स ऑल। रेस्ट तो मेरे को पता है कि अगर मैंने 4 सिलेक्ट कर ली और बची हुई तो मेरे को अपवर्ड जाना, बची हुई में ऑप्शन नहीं है मुझे कुछ भी अरेंज नहीं करना है। जैसे मैंने एक तरीका ये ले लिया जो मैंने टिक किया हुआ कि भाई वन वे ऑफ डूइंग दिस इज दिस, अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज दिस। तो रेस्ट मैंने अपवर्ड लेना है और जो सिलेक्ट करनी है वो मैंने राइट हैंड साइड लेनी है। तो अपने आप मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो देयर 9C4 इज द ओनली ऑप्शन। या फिर इसकी जगह आप बोलते कि नहीं सर मेरे को अपवर्ड नहीं सिलेक्ट करनी, सॉरी राइट, राइट की जगह मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपवर्ड वाली। मैं इन 9 में से 5 सिलेक्ट करना चाहता हूँ सर, तो 5 अगर अपवर्ड वाली सिलेक्ट करूंगा तो राइट हैंड साइड वाली बची हुई 4 मेरे को राइट हैंड साइड वाली लेनी है। मतलब मैंने अगर ये 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 और ये अपवर्ड वाली सिलेक्ट करी है तो बची हुई वाली मेरी राइट हैंड साइड वाली होनी चाहिए। या ये 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 5 सिलेक्ट करिए तो बची हुई अपवर्ड होनी चाहिए, या कोई भी 5 सिलेक्ट करी तो बची हुई अपवर्ड होनी चाहिए। तो 9C5, तो आप 9C4 करो या 9C5 करो बेटा, दोनों बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 9C4 लिखो, अपवर्ड की चूज करोगे
तो राइट हैंड साइड का ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और अगर राइट हैंड साइड चूज करोगे तो अपवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं। बोलो बेटा। Sir, here we are assuming that sir, here we are assuming that A will take only 9 steps, right? ना ना, तो वो तो अपन ने क्वेश्चन में क्लियरिटी है ना कि राइट हैंड साइड लेना है या अपवर्ड लेना है, अदरवाइज तो इनफाइनाइट तरीके हो जाएंगे उसके पास। Okay, sir. अदर अगर वो नीचे आ सकता है तो फिर तो एक ही रास्ते पे बार बार चलता रहेगा। मान लो यही रास्ता है कि भाई यही ले ले, यहाँ से यहाँ ले ले, तो यही घूमता रहेगा, ये घूमा, फिर यही घूमता रह जाएगा, तो वो जा ही नहीं पाएगा बी तक। तो तरीके ही नहीं निकाल पाओगे, वो तो जब एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट होगा तो ही निकाल पाओगे। हाँ वो भी चलेगा हर्षल, 9C5 × 4C4 भी चलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, A to B वाया C। C कहाँ पे है, तो मैं C यहाँ पे बना देता हूँ। दिस पॉइंट इज C, मतलब वाया C से होते हुए जाना है आपको। A to C वाया C। बेटा आर फैक्टोरियल का मतलब अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे अरेंजमेंट किस चीज का करना है तेरे को, मेरे को ये तो बता। किसी भी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट के, जब आप चीजों को एक दूसरी की जगह पे प्लेस कर सकते हो। यहाँ कौन सी चीज को एक दूसरी की जगह प्लेस करना है, अरेंजमेंट का सब, अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं करी है अभी तक। वाई शुड बी मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, आप उसका मतलब ही नहीं समझे हो अभी तक। आर फैक्टोरियल का मतलब होता है आर चीजों को अरेंज करना बेटा। यहाँ अरेंज थोड़ी करना है किसी भी चीज को। आपने 9 स्टेप में से आपने सिलेक्ट कर ली भाई कि मुझे ये वाली स्टेप दे दो राइट चलने की, मुझे ये वाली स्टेप दे दो राइट चलने की, मुझे ये वाली दे दो और ये वाली दे दो। ये 4 आपने राइट दे दी, तो डेफिनेटली बची हुई जो 5 है मेरे पास, वो मेरे को लेफ्ट अपवर्ड जानी ही है, उसमें मेरे पास कोई चॉइस थोड़ी है। बस खत्म। ऐसे ही आप कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो राइट हैंड साइड की, तो बची हुई 5 पे चॉइस नहीं है आपके पास, अपवर्ड ही जाना है, आप सोचो ही मत उस पे फिर। A to C वाया B, तो आपको AC जाना है एंड देन CB जाना है। तो A से C जाने के लिए आपको कितनी राइट और कितने लेफ्ट लेने पड़ेंगे, 2 राइट लेने पड़ेंगे और 3 अपवर्ड लेने पड़ेंगे। और C से B जाने के लिए 2 राइट लेने पड़ेंगे और 2 अपवर्ड लेने पड़ेंगे। तो आप इसमें ऐसा करो कि 5 स्टेप है टोटल, 5 में से कोई भी 2 स्टेप चूज कर लो जो राइट हैंड साइड जा रही है, बची हुई 3 अपवर्ड चले जाओ। यहाँ पे 4 स्टेप है, 4 में से कोई भी 2 स्टेप चूज कर लो जो कि राइट हैंड साइड जा रही है, बची हुई अपवर्ड चले जाओ। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सी तक जितने भी तरीके से पहुंचा जा सकता है, और हर एक तरीके के करस्पॉन्डिंग सी से बी के भी 4C2 तरीके होने वाले हैं, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगने वाला है, एकदम बेसिक। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें, A to B वाया CD। मतलब ये वाला जो पाथ है CD वाला, ये आपको ट्रेवल करना कंपलसरी है। हाँ वो भी सही है, 5C3 4C2 भी सही है। आप राइट का सिलेक्ट करो या अपवर्ड सिलेक्ट करो, बात वही है बेटा, वही तो, जब तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई आप राइट का सिलेक्ट करो या अपवर्ड सिलेक्ट करो, 9 स्टेप में से आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पे आप राइट सिलेक्ट करो या अपवर्ड सिलेक्ट करो, डजेंट मैटर, आंसर सेम आने हो। अब आपको ए बी वाया सी डी जाना है, तो सी भी जाना है और डी भी जाना है। तो ए टू सी तो जाना ही जाना है, एंड देन सी टू डी भी जाना है, एंड देन डी टू बी भी जाना है। तो ए से सी जाने के तरीके कितने हैं, ए से सी जाने के तरीके आपके पास 5C2 ही हैं। सी से डी जाने का तरीका एक ही है, और डी से बी जाने का तरीका आपको अब 3 स्टेप
लेनी है जिसमें से एक स्टेप आपने राइट चूज करी है, तो बची हुई दो आपको अपवर्ड डाल। तो दिस इज योर आंसर। सेम फंडे पे आपको काम करना है। चलो आगे बढ़ूंगा। कुछ बेसिक चीजें लिख रहा हूँ, वो चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए, शायद आ गई भी होगी। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आंसर लिखते जाओ, फिर डिस्कस कर लेते हैं अपन। नंबर ऑफ सिलेक्शन, या नंबर नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ सिलेक्शन ही लिखूंगा। सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट arrangement of are distinct from n distinct। ये सारे लिखते जाओ अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ r फ्रॉम n आइडेंटिकल, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ r फ्रॉम n आइडेंटिकल, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम n distinct, last is selection of at least one from an identical। तो आई होप अगर आपने असाइनमेंट किए हैं पूरे, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। पहला वाला डायरेक्ट आंसर है जो हम लिखते हुए आए, दैट इज एनसीआर, मतलब ही यही होता है। दूसरा वाला एनपीआर, मतलब ही यही होता है। तीसरा वाला एन फैक्टोरियल, मतलब ही यही होता है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है, एनसीआर, एनपीआर और एन फैक्टोरियल। नो थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ आर फ्रॉम एन आइडेंटिकल। क्या आंसर आएगा इसका? सिलेक्शन ऑफ आर फ्रॉम एन आइडेंटिकल। सिलेक्शन ऑफ, बेटा सबसे पहले तो आर फैक्टोरियल ला नहीं सकते हो तुम। आर फैक्टोरियल का मतलब ही यार, देखो कभी भी अगर आप ये एन फैक्टोरियल लिख रहे हो तो इसका मतलब तो समझो आप अरेंजमेंट कर रहे हो। या सिलेक्शन में आर फैक्टोरियल कहाँ से लेके आ जाओ? थोड़ा समझो तो सही, उसका मतलब तो समझो क्या है। अरे आपके पास 10 एप्पल है, आपके पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। आपको 10 एप्पल में से 3 एप्पल सिलेक्ट करने, कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो? अगर आपके पास 10 एप्पल है और 3 एप्पल सिलेक्ट करने हैं, आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो? हाउ मेनी डिफरेंट वेज विल बी देयर टू सिलेक्ट थ्री डिफरेंट 3 एप्पल्स फ्रॉम 10 एप्पल्स? 10 आइडेंटिकल एप्पल्स, एप्पल्स है भाई।
एक एप्पल है, दूसरा एप्पल है, तीसरा एप्पल है, चौथा एप्पल है, पांचवा एप्पल है। जब पांच में से आपको तीन एप्पल सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आपने ये एप्पल सिलेक्ट किया, या आपने ये एप्पल सिलेक्ट किया, या आपने ये एप्पल से, फर्क क्या पड़ रहा है? हमेशा तीन एप्पल ही आइडेंटिकली आ रहे हैं ना। मतलब अगर आपने ये भी सिलेक्ट किया तो आपके पास क्या आ रहा है? एप्पल एप्पल एप्पल। आपके पास यहाँ भी एप्पल एप्पल एप्पल, यहाँ भी एप्पल एप्पल एप्पल। मतलब अगर तीन पांचों के पांचों आइडेंटिकल हैं तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, जो तीन कॉम्बिनेशन आने वाला है वो हमेशा आपको सेम ही दिखने वाला है, अलग थोड़ी दिखने वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस। एक ही रिजल्ट है आपके पास हमेशा, ओनली वन वे ऑफ। आप 10 में से कोई भी तीन उठा लो, हाथ में तीन आने के बाद में आपको एक ही तरीका नजर आएगा। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि आपने पहला एप्पल उठाया या तीसरा एप्पल उठाया या पांचवा एप्पल उठाया, क्योंकि सारे आइडेंटिकल एप्पल्स हैं भाई। जब चीज आइडेंटिकल है तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट। यहाँ पे मैं ABCDE लिख देता तो आपके पास अलग अलग आ जाता। तो डिस्टिंक्ट है तो NCR NPR का फंडा आ रहा था। अगर डिस्टिंक्ट नहीं, आइडेंटिकल है, तो अगर 10 आइडेंटिकल चीजों में से चार चीज सिलेक्ट करनी है तो एक ही तरीका है मेरे पास, एक से ज्यादा तरीका है ही नहीं, क्योंकि कोई भी चार उठा लूं रिजल्ट सेम आने वाला है मेरे पास। ठीक है, चलो। व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ R फ्रॉम एन आइडेंटिकल। यार ऑब्वियस सी बात है यार, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे को अब इस लेवल पे। एन और आर नंबर डेफिनेटली, और क्या होंगे भाई? NCR में एन और आर नंबर ही होते हैं ना भाई। अरेंजमेंट ऑफ R फ्रॉम एन आइडेंटिकल, डेफिनेटली R n से छोटा ही या उसके बराबर आने वाला है। इसमें एक और क्वेश्चन बीच में घुसाऊंगा मैं, खैर चलो इसको बाद में घुसाऊंगा। डिस्टिंक्ट आइटम पे नंबर लगा दोगे तो बात वही हो जाएगी कि वो तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है। अगर आप डिस्टिंक्ट कर रहे हो तो वो तो डिस्टिंक्ट है ना, यू कैन डिफरेंशिएट इट। नंबर लगाने से क्या फर्क पड़ेगा उसको? अरेंजमेंट कितना होगा जरा बताओ आप? अरेंजमेंट ऑफ आर, फोर्थ का आंसर इज 1। अरेंजमेंट भी एक ही होगा, अरेंजमेंट भी एक ही होगा, क्योंकि भाई अगर आपने ये तीनों सिलेक्ट भी किए हैं तो आपका यही सिलेक्शन है, और इसको अरेंज भी तो एक ही तरीके से आप कर सकते हो। या आपने ये तीनों सिलेक्ट किए तो आपका सिलेक्शन ये है, इनको अरेंज भी, मतलब आप कुछ भी उठा लो, किसको कहीं भी प्लेस कर दो। आप थोड़ा इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि ये पांच को आप किसी को भी उठा लो, किसी भी ऑर्डर में उठा के कहीं भी प्लेस कर दो, रिजल्ट आपके पास यही मिलना है हमेशा। तो एक ही तरीका मिलना है। यहाँ पे मैं एक और आंसर, एक और चीज घुसा रहा हूँ। अरेंजमेंट ऑफ आर फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, कितना आंसर आएगा? इसका तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा? मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा कि आठ चीजों को अरेंज करना है जिसमें एंड डिस्टिंक्ट चीजें हैं, जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। ये तो क्वेश्चन ही हमने किए हैं। थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा ऊपर से? थोड़ा तो उसको इमेजिन कर लो।
तुम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा तुम। अरे अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए हैं, आपको तीन चीजों का अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड है, क्या आंसर आएगा आपका? पहली पोजीशन पे कितने ऑप्शन, दूसरी पोजीशन पे कितने ऑप्शन? तो भाई अगर एन और आर है तो उसमें तुमको एन और आर में क्या इतनी बड़ी चीज हो गई कि तुम नहीं कर पा रहे हो? एन की पावर आर आएगा ना भाई। थोड़ा तो सोचो चीजों के बारे में, जो करी है वही, उनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और क्वेश्चन नहीं आएगा तो मतलब क्या रहेगा फिर अपनी मेहनत का? ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट, द नंबर ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट। एन डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उसमें से कम एक चीज को सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट इट, मतलब यही है कि आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो कि 1 2 3 4 5 5 नंबर है, इसमें कम से कम एक को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो जरा बताओ? कम से कम एक को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है? कम से कम एक को सिलेक्ट करना है मतलब एक को कर लो, सिर्फ एक को कर लो, या दो आइटम कर लो, या तीन आइटम कर लो, या चार आइटम कर लो, या पांच आइटम कर लो। ठीक है, अब एक को सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं मेरे को ये बताओ जरा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन सिलेक्ट वन आइटम फ्रॉम फाइव डिस्टिंक्ट आइटम? 5C1। And how many ways I can select two distinct item from five distinct items? 5C. This is 5C3. This is 5C4. And this is 5C5. तो कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो ये भी चलेगा, या ये भी चलेगा, या ये भी चलेगा, या ये भी चलेगा, या ये भी चलेगा। तो आपका आंसर ये आना चाहिए 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 टिल 5C5। करेक्ट? तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए इस वाले के लिए NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल कहाँ तक? NCN तक। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या होती है पता है आपको? 5C1 से लेके 5C5 तक के एडिशन की वैल्यू कितनी होगी? अरे यार ऐसा मत करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल ही पुछला भूल ही गए हो, प्रैक्टिस नहीं करी। शशांक सही बोल रहा है, 2 raised to the power 5 होगी, बट उसमें NC0 भी आता है। 2 raised to the power n-1। -1 क्यों? क्योंकि इसमें 5C1 5C0 नहीं है बेटा। 5C0 भी होता तो एडिशन 2 की पावर 5 आता। 5C0 को रिमूव करेंगे तो उसके लिए 1 को रिमूव करना पड़ेगा मुझे, 2 की पावर n-1 आएगा आंसर। गॉट इट? ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, और बहुत बेसिक चीज है। NC0 से लेके NCN तक का एडिशन होता है 2 की पावर n। उसमें से एक केस जो NC0 वाला था उसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड राइट लेके आ जाओ, तो वो NC0 1 होता है, दैट्स व्हाई 1 आया। अब मुझे जरा ये बताओ, तो लास्ट वाला सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम एन आइडेंटिटी, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम एन आइडेंटिटी। अरे कम से कम एक को सिलेक्ट करना है, एक से ज्यादा कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो यार। अगर आपके पास ये आइटम है 1 1 1 1 1, 5 1 है आपके पास, 5 1 में से आप कम से कम एक एक आइटम सिलेक्ट करना है, तो आप बोलोगे सर या तो मैं एक ही आइटम सिलेक्ट कर लूं, या मैं दो आइटम सिलेक्ट कर लूं, या मैं तीन आइटम सिलेक्ट कर लूं, या मैं चार आइटम सिलेक्ट कर लूं, या मैं पांच आइटम सिलेक्ट कर लूं। यही जैसा पहले वाला केस, बट इस टाइम एक आइटम सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा?
एक तरीका होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि पांचों आइडेंटिकल है, और पांच आइडेंटिकल में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका होगा वन। पांच आइडेंटिकल में से दो को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? वो भी वन, क्योंकि कोई भी दो सिलेक्ट करोगे वन आएगा। तो यहाँ पे हर एक की जगह वन वन आएगा। तो आपके पास सबके लिए वन 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 आएगा, तो आपका आंसर फाइनली कितना आना चाहिए? एन आना चाहिए। चलो आगे बढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चन से कराऊंगा। एक टेस्ट पेपर है। सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें 6 क्वेश्चन है। पेपर में इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। टेस्ट पेपर है, दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। बोला जा रहा है भाई हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है। You have to attempt at least one question from section 1, at least one from section 2 as well. Now, in how many different ways you can solve this test paper? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है बेटा, नहीं देके रखा तो you can solve all 11 question as well. करेक्ट, करेक्ट हर्षल। देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन पे भी मैं। सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? सेक्शन 1 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं या तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, या तो मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, या तो मैं तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, या तो मैं चार कर लूं, या पांचों के पांचों कर लूं। दिस इज द नंबर ऑफ वेज आई कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं 5C1 नंबर ऑफ वेज। दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो दो क्वेश्चन कौन से भी सॉल्व कर सकता हूं, तो 5C2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर दिया, 1 3 सॉल्व कर दिया, 3 4 सॉल्व कर दिया, जो भी दो क्वेश्चन सॉल्व करने कर दिया। If I am attempting three question, in how many different ways I can attempt it? I can attempt it in 5C3 ways. I can attempt it 5C4 ways. I can attempt it in 5C5 ways. और इन सबको ऐड करूंगा तो दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन अटेम्प्ट पेपर सेक्शन 1। सिमिलरली सेक्शन 2 को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं जरा बताओ तो। सेक्शन 2 को अटेम्प्ट कर सकता हूं या तो वन क्वेश्चन या तो टू क्वेश्चन टिल ऑल 6 क्वेश्चन। तो यू कैन अटेम्प्ट इट इन आइदर 6C1 ways और 6C2 ways टिल 6C6। इन सबको ऐड करेंगे तो यू कैन अटेम्प्ट द
section 1 in 2 raised to the power 5 minus one number of ways, and you can attempt section 2 in 2 raised to the power 6 minus one number of ways. So therefore the total number of ways you can attempt, हर एक अटेम्प्ट में, मतलब हर एक सेक्शन 1 के अटेम्प्ट में सेक्शन 2 के कितने अटेम्प्ट पॉसिबल है, कितने अटेम्प्ट पॉसिबल, मतलब सेक्शन 1 का अगर आपने एक ही क्वेश्चन लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 के इतने अटेम्प्ट बाकी, या सेक्शन 1 को आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिया, तो सेक्शन 2 को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतने तरीके से, मतलब जितने भी तरीके से ये अटेम्प्ट कर सकते हो उसके हर एक के करस्पॉन्डिंग आप सेक्शन 2 को इतने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देयरफॉर मेरा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेयर्स ऑफ अटेम्प्ट इज दिस। दिस इज एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। फाइव एप्पल है और 6 ऑरेंजेस हैं, यू हैव टू पिक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी, फ्रॉम ईच कैटेगरी, each type of fruit. So number of ways you can pick, so number of ways you can pick this apples and oranges, क्या आएगा? तो कभी भी एप्पल और ऑरेंजेस दे के रखे हुए हैं बेटा, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच टाइप आपको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी एप्पल और ऑरेंजेस आपको बोल दिया है या इस टाइप के फ्रूट का नाम लिया है, तो आपको आइडेंटिकल लेके ही चलना है, डिस्टिंक्ट है तो वो मेंशन कर देंगे आपको। तो यहाँ पे आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, आइडेंटिकल ऑरेंजेस है, आप बोलोगे सर देखो मेरे पास एप्पल्स को पिक करने के कितने तरीके हैं, in how many ways I can pick apples? You can pick either one apple, or you can pick two apple, you can pick three apple, you can pick four apples, or you can pick five apples. आप इनमें से कौन सा भी केस कर सकते हो। फिर आप बोलोगे कि सर एक एप्पल को पिक करने का कितना तरीका है मेरे पास, एक एप्पल को पिक करने का एक ही तरीका है, दो एप्पल को पिक करने का भी एक ही तरीका है, तीन एप्पल को भी पिक करने का एक ही तरीका है, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है भाई, कोई भी पिक करो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5C1 और यहाँ पे 1 क्यों है, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि 5C1 का मतलब है 5 डिस्टिंक्ट में से एक को सिलेक्ट करना, यू हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इट, बट इफ यू हैव 5 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड यू हैव टू पिक वन एप्पल, देन यू हैव एग्जैक्टली वन केस ओनली, राइट। क्योंकि कोई भी एप्पल उठा लो, आपके पास सेम ही आना है, आपके हाथ में सेम ही नजर आना है फाइनली, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, तो जो बोल रहे थे दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस हैं, कि जो पिकिंग का वेज होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है, कि ऑरेंजेस को भी 1 से लेके 2 से लेके 6 तक कुछ भी आप ले सकते हो, बट हर एक सिलेक्शन में आपके पास एक ही तरीका होने वाला है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज आने वाले हैं वो इनका एडिशन आने वाला है, मतलब नंबर ऑफ वेज यू कैन पिक एप्पल्स इज 5 एंड नंबर ऑफ वेज यू कैन पिक ऑरेंजेस इज 6, so therefore your final answer would be 5 into 6. अगर यही क्वेश्चन ये होता, दोनों के लिए लिख रहा हूं, एटलीस्ट वन ओवरऑल,
मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन ओवरऑल। आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 से मतलब नहीं है, आपको फाइनली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरे पेपर में। तो क्या होता है, या फिर यहाँ पे मैं लिख ला एटलीस्ट वन फ्रूट ओवरऑल। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, पहले एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच टाइप था, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको, हाँ बिल्कुल सही प्रकृत। आपका आंसर जो आएगा फाइनली, दैट इज हियर इट इज 2 raised to the power 11 -1। 2 raised to the power 11 -1 आपके पास आंसर आएगा। क्यों आएगा, इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। पहला तो, जब आपको मतलब ही नहीं है कौन से सेक्शन में से लेना है, जब आपको मतलब ही नहीं है कौन से सेक्शन से लेना है, तो सेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब आपको एक सिलेक्ट करना है, तो आपके पास 11 क्वेश्चन है, 11 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। 11C1, दो सिलेक्ट करना है तो 11C2, तीन सिलेक्ट करना है तो 11C3, टिल 11C11 तक आपको जाना है, जो कि 2 की पावर 11 -1 होता है। इसमें एक और चीज देखो, इसको देखने का दूसरा एक और तरीका देखो, यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि अब सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे। तो आपने एक क्वेश्चन लिया, दो क्वेश्चन लिया, तीन क्वेश्चन लिया, चार क्वेश्चन लिया, पांच क्वेश्चन लिया। आप बोलोगे हो सकता है मैं 0 क्वेश्चन लू इसमें, तो 0 क्वेश्चन लूंगा तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 5C0। इसमें भी हो सकता है मैं 0 क्वेश्चन लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6C0। सो टोटल नंबर ऑफ वेज में जब आप इनको भी ऐड कर लोगे, तो आपके पास सिर्फ 2 की पावर 5 और सिर्फ 2 की पावर 6 हो जाएगी, जो कि 2 की पावर 11 बचाएगा। 2 की पावर 5 into 2 की पावर 6 in which you can attempt section 1 and section 2. But in that case, one case is possible. One case will be there in which you are attempting 0 question from section 1 and 0 question from section 2. तो दोनों का 0 0 वाला जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 2 की पावर 11 -1 इधर से भी आप सोच सकते हो। ठीक है। सिमिलरली एप्पल्स और ऑरेंजेस का आंसर निकाला क्या आपने, कि एप्पल और ऑरेंजेस को कितने तरीके से खा सकता हूँ, कितने तरीके से पिक कर सकता हूँ, अगर मुझे एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही वेदांत, योर आंसर वुड बी 6 into 7 - 1। अब वाई 6 into 7 - 1, आप बोलोगे सर देखो, हो सकता है मैं एक भी एप्पल सिलेक्ट ना करूं, तो मेरे पास एक तरीका ये भी तो आ जाएगा। तो ये 6 तरीके हो जाएंगे एप्पल को अटेम्प्ट करने के, एप्पल को पिक करने के। हो सकता है ऑरेंजेस में से एक भी ना लूं, तो ये भी तो एक तरीका हो जाएगा। तो ये जो टोटल तरीके हो जाएंगे, ये 6 की जगह 7 हो जाएंगे और ये 5 की जगह 6 हो जाएंगे। तो 6 into 7 टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। बट इसमें से एक केस ये आ जाएगा जिसमें से आपने, कि भाई एप्पल भी एक भी चूज नहीं करा, आपने एप्पल भी एक भी चूज नहीं करा और आपने ऑरेंज भी एक भी चूज नहीं किया। एक ही केस ऐसा बनेगा जिसमें आपने ना तो एप्पल चूज किया ना तो ऑरेंज चूज किया, तो वो केस को मेरे को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 6 into 7 - 1। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, आप बुक भी कोई खोलोगे तो एन और आर के टर्म में रिप्रेजेंट दिए हुए रहेंगे, कि भाई एम नंबर ऑफ एप्पल्स है, एन नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग व्हेन एटलीस्ट वन आपको करना है। तो यहाँ पे m इंटू एन आएगा, यहाँ पे m+1 इंटू n+1 - 1 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर m - 1 आएगा, यहाँ 2 की पावर n - 1 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर m+n - 1। मतलब नंबर्स में गिवन होंगे आपको, थ्योरेटिकल पार्ट में आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, एन एम और एन के टर्म्स में नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, क्वेश्चन करा दिया है। सिर्फ हो सकता है 5 और 6 की जगह m और n हो, या और दूसरे नंबर्स अवेलेबल हो आपको क्वेश्चन करने। बेटा आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, यही तो मैं जब से चिल्ला रहा हूँ, आइडेंटिकल एप्पल्स है, आइडेंटिकल ऑरेंजेस है। आइडेंटिकल चीजों को अटेम्प्ट करने के, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके कितने होंगे।
बेटा जीरो वाला केस का मतलब क्या होता है कि आपने ना तो एप्पल पिक किया ना तो ऑरेंज पिक किया। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ओवरऑल एटलीस्ट वन तो पिक करने का है तेरे को, तो वो केस को रिमूव करेगा ना भाई, इसीलिए नहीं चाहिए वो केस। हर्षल, कि भाई एक तो पिक करना है, क्वेश्चन ने बोला है कि एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन फ्रूट पिक करना है ना, तो जब दोनों का कुछ भी चूज नहीं किया, हाँ तो वो केस तो काउंट हुआ है ना भाई। ये वाला कॉम्बिनेशन तो काउंट हो गया है ना, कि ये वाला कॉम्बिनेशन विद दिस कॉम्बिनेशन, ये काउंट किया है ना हमने। हमने कौन से टोटल केसेस में से हमने ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाले कॉम्बिनेशन को रिमूव कर दिया। तो ये एक केस रिमूव किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन विथ ये वाला कॉम्बिनेशन तो इंक्लूड किया ही है ना भाई। एक केस सब्सट्रैक्ट किया मतलब ये वाला और ये वाला का केस सब्सट्रैक्ट किया, कि भाई इसमें से यही केस और इसमें से यही केस जो आएगा 6 into 7 में, उसमें से वो एक केस को सब्सट्रैक्ट किया है। अब ये 2 की पावर 5 कैसे आया, तो बेटा यहाँ पे मैंने बताया तो ये 2 की पावर 5 कैसे आया है। ये 2 की पावर n-1 आया ना। चलो अब मैं आगे बढ़ूंगा। There are few independent thing which we need to look into it. देखो क्वेश्चन वही है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट की, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन की वैरायटीज हैं ये जो मैं करवा रहा हूँ, जितने मैक्सिमम मैं कवर करवा सकता हूँ। ठीक है, बट ध्यान देना आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको खुद को ये सारी चीजें सोचना पड़ेंगी, हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि भाई 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। मतलब सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन छोड़ दो, सबसे पहले तो सिंपल ये है कि 10 तक आपको प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, आप कितने होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, करेक्ट। तो क्या मैं 10 फैक्टोरियल को टू की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग इंटू 7 की पावर समथिंग, मतलब 2 की पावर n1, 3 की पावर n2, 5 की पावर n3 और 7 की पावर n4 करके लिख सकता हूँ क्या। मतलब बोलने का ये मतलब है मेरा कि अगर मैं 10 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ जो कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 8 9 10, तो मैं अगर प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा तो ये तो प्राइम नंबर 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 5 5 रहेगा, 6 को मैं लिखूंगा 2 into 3। मतलब आई एम ब्रेकिंग एवरीथिंग इनटू प्राइम नंबर्स। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5। नाउ लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n4। मतलब 2 की पावर कितनी आएगी अगर मैं प्राइम नंबर में ब्रेक कर रहा हूं, 2 की पावर कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 2, एक तो ये खुद आएगा, एक यहां से आएगा सर, एक यहां से आएगा, 3 यहां से आएंगे और एक यहां से आएगा। कितने हो गए टोटल 2, 1 3 4 और 4 8। एन टू की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2। n2 की वैल्यू आप लेके आओगे सर, एक ये और 2 ये, 4।
n3 की वैल्यू कितनी आएगी? n3 मतलब 5 है, 5 की पावर 1। n4 की पावर कितनी आएगी? नहीं, 5 की पावर 2 आएगी भाई, 5 की पावर 2 आएगी ना। 5 एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, और 7 की पावर 1 आएगी ओनली। 7 सिर्फ यहीं पे आएगा। तो मतलब ओवरऑल यू कैन राइट 10 फैक्टोरियल समथिंग लाइक, इफ यू नीड टू ब्रेक इट इनटू प्राइम नंबर का फॉर्मेट, you can break it something like this. Clear? What we are going to do is, इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैंने यही अगर आपको 100 फैक्टोरियल लिख दिया भाई साहब, तो 2 की पावर कुछ आएगी, 3 की पावर कुछ आएगी, 5 की पावर कुछ आएगी, 7 की पावर कुछ आएगी, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11 की पावर कुछ आएगी, 13 की पावर कुछ आएगी, ऐसे कहां तक जाओगे? टिल 100 तक जितना प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। तो what you need to do is you need to find out the value of n1, n2, n3, n4, n5 और n6। ये अब आपको करना है। This is what we are going to do in this section। क्लियर है क्या करने वाले हैं हम? मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, मैन्युअली कैलकुलेट करके बता दिया है कि भाई 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई 100 फैक्टोरियल को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ब्रेक करो, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई n1, n2, n3, n4, n5, n6 के। तो डेफिनेटली मैनुअल तरीका तो नहीं है, हमने ये वाला तो पहला जो 10 फैक्टोरियल वाला किया मैनुअल निकाल दिया। अब हम मैनुअल नहीं निकाल सकते, तो मैनुअल नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब तरीका देखना। तरीका आप छोड़ो, मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तरीका बताऊंगा तो आप वो फॉर्मूले में जाते जाते ज्यादा दिमाग लगा लोगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आई एम टेलिंग यू फॉर्मूला राइट नाउ। किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला मेरे पास ये है कि जब आप n1 कैलकुलेट करने जा रहे हो यहाँ पे, है ना, मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आगे, हर एक के सामने फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अगर आप n1 कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपके पास किसका फैक्टोरियल है भैया? आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाना, किसका फैक्टोरियल है आपके पास, जरा बताओ। किसका फैक्टोरियल लिया है आपने पहले वाले केस में n1 में? 10 फैक्टोरियल लिया है, राइट? आपने 10 का फैक्टोरियल लिया है। ठीक है, n1 क्या है? n1 2 की पावर है। तो जब n1 आपको निकालना है, आपने 10 फैक्टोरियल चूज किया है, तो आप क्या करोगे? 10 को 2 से डिवाइड करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, फिर 10 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, फिर 10 को 2 क्यूब से डिवाइड करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे। ये जहां तक आप जा सकते हो वहां तक आप चले जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्या क्या होता है? मैंने बात करी है अभी तक आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। हैव वी डिस्कस्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल नाउ? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई साहब, वो जो नंबर आता है उसका जस्ट वो खुद, अगर वो खुद इंटीजर है तो वो खुद, और अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो जस्ट उससे इमीडिएट छोटा वाला इंटीजर। बिल्कुल सही, अपन बात कर चुके हैं, मतलब वेरी गुड। तो आई होप आपको सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो अब जरा जरा देखो मैंने क्या किया है। 10 कहां से आया आपको पता होना चाहिए, जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो 2 की पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं n1 निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो n1 मतलब 2 की पावर है, तो पहले 2 से डिवाइड करूं, फिर 2 स्क्वायर से डिवाइड करूं, फिर 2 क्यूब से डिवाइड करूं, फिर 2 की पावर 4, ऐसे चलता जाए जब तक जीरो ना हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 10/2 होता है 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 10/4 कितना होता है भाई? 10/4 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2। या अगर इंटीजर आया, जैसे पहले केस में इंटीजर आया था, तो वो इंटीजर ही आंसर, और अगर इंटीजर नहीं आया, कुछ डेसिमल में आया, तो जस्ट उससे इमीडिएट छोटा वाला इंटीजर। जैसे 10/4, यहाँ पे आपके पास सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? 10 बाय, इस वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 10/4। 10/4 की वैल्यू होती है 2.5। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2.5 से इमीडिएट छोटा इंटीजर इज 2। नेक्स्ट वाला कितना आएगा जरा बताओ तो? 10/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 10/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। प्लस 10/2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? लास्ट ब्रैकेट
10 डिवाइडेड बाय 16, डेसिमल समथिंग, डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। और अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसके आगे सारी वैल्यूज अब 0 ही आती जाएंगी। तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए इस केस में? 5 + 2 + 1 8। वही देखो आप n1 की वैल्यू आप ऑलरेडी 8 निकाल के बैठे हुए हो यहाँ पे। आया क्या समझ में? ये आपने मैनुअली कैलकुलेट करी थी, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्मूला दे दिया। नाउ इन द सिमिलर वे इफ यू नीड टू फाइंड आउट फॉर n2, तो व्हाट यू नीड टू डू, 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो वो 10 निकाल रहे हो। 10 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसके आगे 0 होना चालू हो जाएगा, तो मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। आ रहा है समझ में? परफेक्ट फॉर्मूला ही तो लिखा रहा हूं बेटा, परफेक्ट फॉर्मूला। चलो परफेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूं। तो अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर n फैक्टोरियल, इसमें अगर 2 की पावर n1 है, 3 की पावर n2 है, 5 की पावर n3 है, मतलब कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, और आपको n1 की वैल्यू निकालनी है, तो n1 इज व्हाट? n1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर, सॉरी नॉट n स्क्वायर, n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। ऐसा जहां तक 0 नहीं आता है। n2 कितनी होगी? n2 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, जहां तक ये 0 ना हो। क्योंकि ये कैपिटल N पे डिपेंड करता है कि कैपिटल N कितना बड़ा है। फंडा सब में सेम ही अप्लाई कर रहा हूं। सिमिलरली अगर n4 निकालोगे तो आप कैपिटल N डिवाइडेड बाय 7, मतलब जिसकी पावर निकालनी है, जिस जिस प्राइम नंबर की, ये फंडा प्राइम नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला यू कैन से, जो वहां पे था। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 इज ओनली 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 इज 5, greatest integer of 6.999 is 6 only, greatest integer of 10 is 10 only। यहाँ तो नेगेटिव नंबर का सवाल नहीं उठता, बट अगर नेगेटिव नंबर भी आया कि -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2, माइनस ऑफ 11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -12, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9 इज -9 ओनली। तो ये GIF, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शायद फंक्शन ही होगा, तो हम वहां पे फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाला है। 0.9999 का आंसर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। उससे इमीडिएट छोटा इंटीजर, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो, अगर वो खुद इंटीजर है तो वो खुद। ठीक है, तो मैं इसके लॉजिक में अभी नहीं गया, लॉजिक भी समझा सकता हूं, बट ठीक है, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइमिंग एंड एनर्जी एज वेल राइट नाउ। व्हाट आई एम कंसर्न इज कि आपको फॉर्मूला पता रहे, इसका एप्लीकेशन पता रहे। आप खुद सोच सकते हो कैसे आया। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया पूरा। मैं वापस से पहले पेज पे जाऊंगा इसके, ये ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आई होप अब दूसरे भी निकाल लोगे, जैसे आप 5 का निकालोगे, 10/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस खत्म, यहीं पे यही वैल्यू आने वाली है 2। और यहाँ पे 10/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वही वैल्यू आने वाली है 1, दैट्स ऑल। ये वाली लिख लो बेटा जल्दी। इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, एग्जाम्पल एप्लीकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि फॉर्मूला अपनी जगह होता है, फॉर्मूला पता होना और उसको अप्लाई करने में डिफरेंस। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस करता हूं मैं जनरली, कि भाई पहले फॉर्मूले की फीलिंग आ जाए,
कि भाई वो फॉर्मूला करता क्या है, उसके बाद वो फॉर्मूला लिख ले। चलो बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया ये। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मुझे वैल्यू निकाल के दे दो n1 की, मुझे वैल्यू निकाल के दे दो n2 की, मुझे वैल्यू निकाल दो n3 की, n4 की, यहाँ तक की वैल्यू निकाल दो। n n1, n2, n3 और n4, इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल के दे दो मेरे को जल्दी। चलो जल्दी से n1, n2, n3 सबकी वैल्यू निकाल लो। मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, हम यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंडे नहीं लिख रहा हूँ। 50 प्लस 25 प्लस आई थिंक 12 प्लस 97, am I correct? 75, 12, 87, 87 प्लस 10, 97, करेक्ट। n2 आएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 डिवाइडेड बाय 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 डिवाइडेड बाय 27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 डिवाइडेड बाय 81 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई थिंक 48। वेरी गुड वेदांत। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन भी जल्दी होनी चाहिए बेटा। 20 प्लस 4 और 7 की पावर आ जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस 49 से डिवाइड करोगे तो 2, करेक्ट। तो ये अब आप लिख लोगे। अब मेरा क्वेश्चन आएगा कुछ अलग, ठीक है, ये लिखना सीख गए ना अब आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना ये लिखने में। अब मेरा क्वेश्चन, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज्यादा लेवल तक नहीं खींचूंगा बट एक डिसेंट लेवल तक खींचूंगा कि आपको एप्लीकेशन उसका पता चले। मेरा क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। आंसर जल्दी से बता के बताओ मेरे को। 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी डेफिनेटली, तो उस वैल्यू में एंड में जीरोस कितने होंगे? हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ, सबके आंसर चाहिए मुझे। वेदांत आपका सही है, साहिल सही है, अर्शिल गलत है। अब मुझे सिर्फ ये बताना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि 10 फैक्टोरियल इज दिस, अब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे?
तो इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि भाई नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए ना मेरे को 2 into 5 चाहिए, सॉरी 2 into 5 चाहिए। तो 2 into 5 की पावर आप मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, जरा ये बताओ मुझको। व्हाट इज द पावर ऑफ 2 into 5 मैक्सिमम इज पॉसिबल इन दिस? 2 पॉसिबल है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और आपको जो जीरो लेके आएगा वो 10 ही लेके आएगा। तो भैया जरा बताओ तो मेरे को कितने जीरोस आने चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर इज 100, 100 मतलब 2 जीरो। ये तो जीरो लाना ही नहीं है कभी, क्योंकि ये तो दूसरे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कभी जीरो से एंड नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपका आंसर इसमें आएगा 2। फंडा समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? अगर इसी की जगह मैं क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता, 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर m, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, so that 10 factorial 10 factorial is divisible by 6 की पावर m, so that 10 factorial is divisible by, बता दो जरा, जल्दी से बता दो जरा। मधुकर, वेरी गुड बेटा। तुम लोग समझने लगे हो अब, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हो अब, लग रहा है ऐसा। या ये टॉपिक आपको समझ में आया है अच्छे? मैथमेटिकल नहीं है, दिमाग लगाना है तो उसी टाइम समझ के लगा सकते हो। हसन आपका भी सही है बेटा। अब 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई साहब 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर देखो मैक्सिमम 2 into 3 की पावर अपन कितनी कर सकते हैं? आप बोलोगे सर 4 कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि 2 तो मेरे पास सिंपल अमाउंट में पड़ा हुआ है सर, 3 नहीं है। 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब 6 तो मेरे पास जो आएगा वो 2 into 3 ही देगा। तो दैट्स व्हाई माय आंसर वुड बी कि मैक्सिमम एम 4। 4 तक अगर मैं डिवाइड करता हुआ जाऊंगा तो मैं डिवाइड कर लूंगा, 6 की पावर 4 से छोटा रहेगा तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट कैंसिल कर देगा, तो रिमाइंडर आपके पास जीरो आएगा या डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट? ये सबको समझ में आ रहा है कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपन? फंडा समझ में आ रहा है? तो अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं। नेक्स्ट पेज में डेफिनेटली, इस पेज के बाद में 100 फैक्टोरियल नंबर है, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल्स। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा मैक्सिमम m कितना होगा if 6 रेज टू द पावर m डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। मैक्सिमम m if 24 रेज टू द पावर m डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। वही पैटर्न है, और कुछ मुझे देखो, मैं ये मन से दे रहा हूं तो मुझे जितना याद आ रहा है ना, हो सकता है एक आधी वैरायटी कुछ छूट जाए, बट ठीक है, यू शुड बी एबल टू एनालिसिस द सेम थिंग। कहाँ पे भाई मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे भाई 2 रेज टू द पावर 4 ही आएगा ना। 4 को यहाँ यूटिलाइज कर दिया, 2 रेज टू द पावर 4 को, टोटल 2 रेज टू द पावर 8 था।
तो पहले का आंसर बताओ कितना आएगा। तो 100 फैक्टोरियल अब आपको लिखना तो आ ही गया है भाई, और आपने इनफैक्ट निकाल ही लिया है कि 2 रेज टू द पावर सर ना 97 आया था आपका, 3 रेज टू द पावर सर ना 48 आया था सर, 5 रेज टू द पावर में भूल गया कितना आया था, 5 रेज टू द पावर 24 आया था, 7 रेज टू द पावर कितना आया था भाई, निकाल ही लेते हैं, क्यों दिमाग लगाए, 16 आया था। तो नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल कितने आ गए भाई, पहले का आंसर कितना आ गया। अरे आ गया क्या, पहले का अभी तक नहीं आया क्या, देख के बताओ आंसर डायरेक्ट। We do not need to count 13, 17 and 19. Those are the prime numbers. For 10 you need 2 and 5, that's all. Your answer is 24. What about 6 raised to the power m? देखो मैंने आपको मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा, ये अब आप ही खुद कैलकुलेट करो, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ। पैटर्न वही है जो 10 फैक्टोरियल में किया, बिल्कुल सही बेटा। What about 24 raised to the power? बोल शौनक। सर हाँ 15 into 2 करेंगे तो भी मतलब जीरोस आएंगे ना, तो जीरोस को काउंट करने हाँ, पड़ेंगे क्या? तो 15 into 2 का जो 15 का एक 5 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है ना बेटा। तू जब ये चीज कर रहा था तो तूने क्या किया था, तूने हर एक चीज को प्राइम नंबर में ब्रेक किया था ना, जैसे 6 था उसको 2 into 3 लिख चुका है ना तू। हाँ सर। तो हाँ। इसे 15 को तू 3 into 5 ऑलरेडी लिख चुका है, जब भी तो ये रिजल्ट लेके आया, ये वाला रिजल्ट आया समझ यस में। सर। इसीलिए यहाँ पे देख एक और पॉइंट जो मैं बोल रहा था ना, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में अब आ चुका है। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 15 विल नॉट गोइंग टू ऑकर हियर। 15 की जगह 3 और 5 मैनेज कर चुके हैं। ओके बिल्कुल, इसीलिए तो प्राइम नंबर का अपना एक इंपॉर्टेंस है बेटा, इसीलिए तो हम प्राइम नंबर में ब्रेक कर रहे हैं उसको, कि भाई अब 2 into 5 के अलावा जीरो और कोई दे ही नहीं सकता। अब इसमें तुम जो भी मतलब 100 फैक्टर होता है, बहुत सारे नंबर जिसमें 5 इन्वॉल्व होता है, जैसे 45 हो गया, शौनक ने जैसे बोला 15 हो गया भाई, अगर 75 हो गया, ऐसे 5 बहुत सारे नंबर्स में आएंगे। बट 45 को आप ऑलरेडी 3 square into 5 की पावर 1 लिख चुके हो। तो ये 3 की पावर 48 में 48 जो पावर है उसमें से 3 की पावर 2, 2 पावर का कंट्रीब्यूशन 45 दे चुका है अपना, और 5 की पावर में 1 कंट्रीब्यूशन दे चुका है, 5 की पावर 24 में 1 कंट्रीब्यूशन 45 का है। 15 को अगर आप लिखोगे तो 3 into 5, 17 को लिखोगे आप तो 3 into 5 स्क्वायर, ये सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 और 5 में दे चुके हैं भाई साहब। तो अब बस प्राइम नंबर बाकी है। अब जो प्राइम नंबर नहीं है वो तो सब टूट चुके हैं, जो प्राइम नंबर हैं वो तो बेचारे एज इट इज ही आए हैं। लाइक 31, 31 खुद आएगा इस चार्ट में, 31 आपको मिलेगा क्योंकि 31 इज ए प्राइम नंबर। अब 31 भी आएगा किसके कारण, तो भाई 31 आएगा एक 31 के कारण, और एक 62 के कारण, और एक 93 के कारण। तो इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, आप देखोगे तो इसकी पावर 3 आएगी यहाँ पे। बिल्कुल प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ब्रेक कर रहे हैं अपन, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सारे आएंगे। ठीक है, अभी चलो 24 की पावर m कितना आंसर आ रहा। 24 की पावर m, देखो आपको थोड़ा सा भेजा लगा इसको। 24 होता है आपके पास 2 cube into 3 की पावर 1, this is 24. Now what is the maximum power of this you can do। अब कंस्ट्रेंट कौन डालेगा आपको, कंस्ट्रेंट 2 की पावर डालेगी क्योंकि 2 की पावर 3 है, या 3 की पावर डाले, 3 की पावर तो 48 अवेलेबल है और 2 की पावर 97 अवेलेबल है। तो कंस्ट्रेंट कौन डालेगा, कंस्ट्रेंट डालेगा 2 की पावर।
32 आएगा, हाँ ये 32 आएगा यहाँ पे। दिस वुड बी बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये अब थोड़ा भेजा आप लगाना बेटा ये चीज आपको, कि यहाँ पे 32 आएगा। 32 इसीलिए आएगा क्योंकि भाई 2 की पावर 32 इंटू 3 मिलके हो जाएगा 96, है ना। तो 2 की पावर 3 और नहीं ले सकते हम। हाँ जरूर एक 2 की पावर मेरे पास बच जाएगा 1, बट 1 का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 24 बनाने में 2 की पावर 1 नहीं चाहिए, 2 की पावर 3 मिनिमम चाहिए। 3 की पावर आपके पास बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, 16 बच जाएगा भाई। 3 की पावर 16 बच जाएगा क्योंकि 32 यूज हो चुका है। और 5 की पावर तो 24, मतलब, और 7 की पावर 16, ये तो सब एज इट इज बच्चा रहेगा। आपको 24 चाहिए थी, तो दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी 30। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे बेटा। नंबर ऑफ जीरोस इन नंबर ऑफ जीरोस इन 100C50। ये अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना बेटा साहिल, कि वही पुराने वाले पैटर्न पे ही काम किया है, बट बस सिर्फ नंबर्स के साथ थोड़ा और ज्यादा खेला है। कॉन्सेप्ट वही है जो 6 की पावर m का है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं। बट यहाँ पे कौन कंस्ट्रेंट डालना है ये आपको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। करके देखना, खुद सोचो उसको। नंबर ऑफ जीरो इज 100C5 100C50। तो 100C5 100C जो 50 होता है, तो 100C50 जो होता है भाई साहब कितना होता है? 100C50 होता है 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब आप जब भी करोगे, आप इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करो, तो ऊपर आएगी 10 की पावर n1, और नीचे सपोज आएगी आपके पास 10 की पावर n2। बाकी जो भी आएगा डजेंट मैटर। ऊपर फाइनली आपके पास 10 की पावर सब कुछ डिवाइड होने के बाद n1 माइनस n2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास n1 माइनस n2 आ जाएगा। तो अब आपको n1 और n2 निकालना है। तो व्हाट इज n1? n1 तो आप निकाल ही चुके हो, राइट? कितना? 24 निकाल चुके हो, ये रहा यहाँ पे। और 50 के अंदर जितना आएगा, नीचे जो है यहाँ पे ध्यान देना, 50 का स्क्वायर है, 50 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो नीचे जो आएगा n2 की जगह, तो n2 कितना होगा? n2 कितना होगा? तो n2 होगा ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ जितना 50 फैक्टोरियल में आता है, राइट? क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, राइट? तो स्क्वायर है मतलब 50 फैक्टोरियल में जितना भी आता होगा उसका डबल होने वाला है, पावर 2 है तो डबल होने वाला है। तो कितना आने वाला है 50 में, 50 फैक्टोरियल में? 25 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
कितना आएगा भाई, 12 चुको 12 48 12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6, 8 के बाद 16 से डिवाइड करेंगे और 32 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आपके पास जो n2 की वैल्यू आने वाली है ट्वाइस ऑफ 50 फैक्टोरियल में जितना आएगा, क्योंकि 50 फैक्टोरियल की पावर 2 है, तो ट्वाइस ऑफ 50 फैक्टोरियल में जितना आएगा। 50 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 25 12 37, 37 और 10 47, 47 इंटू 2 कितना हो गया, 93, करेक्ट बोला, 94 सॉरी। तो n2 की वैल्यू कितनी है, अरे यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी, मैंने 2 की पावर निकाल ली यार, ये मैंने 2 की पावर निकाल ली यार, मेरे को 5 की पावर निकालनी है यार। 5 की पावर आएगी 10 प्लस, मैंने 2 की पावर निकाल ली थी, माई मिस्टेक है ना। कंस्टेंट जो डालेगा वो 5 की पावर डालता है, जैसे यहाँ पे भी जो कंस्टेंट डाला था वो 5 की पावर ने डाला था। तो 50/5 इज 10, 50/25 इज 2, दैट्स ऑल। तो 10 + 2 12, 12 इंटू 2 24। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तो योर आंसर वुड बी हाउ मच, 0 नंबर ऑफ जीरोस। भाई ये 100 से 50 जीरो से एंड नहीं होगा, और कुछ आएगा, जो भी नंबर आएगा। क्लियर है बेटा, ये वाला फंडा, ये वाला कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जो भी आएगा। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। अब जो कनेक्शन है वो आपको बिठाना है, और कनेक्शन जब तक आप नहीं बिठाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मेरे को बस आपको आंसर को रेफरेंस करना है, ठीक है। आंसर को रिफर करो, खुद से फाइंड आउट करो। अगर अभी तक समझ में आया है और ये दो क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी 100% क्लियरिटी नहीं आ रही इसमें और इसमें, तो ये अब आप ही को क्लियरिटी लानी है, सोच सोच के उसके बारे में, भले ही 15 मिनट सोचना पड़े, सोचो कि सर ने ये क्यों किया, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आप ही को डेवलप करनी है, क्योंकि एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन है वो, ठीक है। तो मैं अब इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई वुड से कि यू ट्राई बाय यूर सेल्फ, क्यों क्यों सर ने ये 24 लेके 0 कैसे, क्या मतलब, सोचो, सोचो थोड़ा सा, प्रोसेस डेवलप करो वो वाली, ठीक है। हाँ ये सोच ना, ये सोच के जब भाई 100 फैक्टोरियल को मैंने ऐसा लिख दिया और 50 फैक्टोरियल के स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख दिया, तो डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना भाई, पावर सब्सट्रैक्ट होती है ना, बस वही है, और क्या। सर एंड में 2⁻³ आ रहा है, तो 5 तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए 10 नहीं होगा ना। 2⁻³ आ रहा है मतलब किसमें, किसमें, एंड आंसर में कैंसिल करने के बाद 2⁻³ एंड आगे जो अदर प्राइम नंबर्स है। इसमें हाँ, नहीं इसमें नहीं, 10 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल स्क्वायर, उसमें। अरे 2 की पावर छोड़ना, तू तो 10 की पावर पे काम कर, तो 2 की पावर पे भी काम हो जाएगा। 2 की पावर और 5 की पावर पे इंडिविजुअल कर, या 10 की पावर पे कंबाइंड कर, बातें एक ही रहेगा। ओके। चलो बढ़ू आगे। अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 24। 24 कैन बी रिटर्न एज, या 24 के बारे में सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स या डिविजर्स सेम ही आते हैं, राइट। तो हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिविजर्स हम लोग निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिविजर्स अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर देखो, 24 को डिवाइड कर देता है, 1 भी कर देता है, 2 भी कर देता है, 3 भी कर देता है, 4 भी कर देता है, 6 कर देता है,
8 कर देता है, 12 कर देता है, 24 कर देता है। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए? 4 और 4 8 फैक्टर्स या डिविजर्स। करेक्ट? ये क्लियर? ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं कि भाई 24 का फैक्टर या किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब अगर मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो मैनुअल तो निकालोगे नहीं भाई। बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो मैनुअल तो निकालोगे, तो भाई डेफिनेटली पीएनसी रोल प्ले करने वाला अब अपना। ठीक है, अब कैसे रोल प्ले करेगा समझ में आ गया? अपन को निकालना क्या? अपन को निकालना है फैक्टर्स या डिविजर्स, दोनों में से कुछ भी चीज बोल दो, बात एक ही। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हैं 24 के? तो आपको पता है सर 8 होते हैं, ये आपने मैनुअल कैलकुलेट किया है। बट अगर मैं इसी की जगह 48 दे दूं तो कितने होंगे? या फिर मैं इसी की जगह बहुत बड़ा 100 नंबर दे दूं, या कोई भी बहुत 1000 नंबर दे दूं, या 156 नंबर दे दूं, कैसे निकालोगे? तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। 24 जो है, 24 को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में मैं 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूं। प्राइम नंबर में ब्रेक करोगे 24 को तो 2 क्यूब इंटू 3 लिखना पड़ेगा मेरे को। तो जो भी इसका डिविजर्स या फैक्टर होगा, जो भी इसका डिविजर या फैक्टर होगा, ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, कि जो भी इसका डिविजर या फैक्टर होगा वो आपके पास डेफिनेटली 2 रेज टू द पावर n1, 2 रेज टू द पावर n1 और 3 रेज टू द पावर n2 टाइप का ही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी फैक्टर या डिविजर होगा इसका, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? आप 5 अगर लेके आ गए इसके बीच में, या और कोई दूसरा प्राइम नंबर घुसा दिया, तो 24 से 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे जरा ये बताओ कि n1 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 इफ 2 raised to the power n1 into 3 raised to the power n2 is factor of 24, then what are the possible values of n1? जरा सोच के बताओ कि भाई 24 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 24 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 raised to the power n1 into 3 raised to the power n2 से, या मैं 2 raised to the power n1 3 raised to the power n2 को 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास इसको फैक्टर या डिविजर होने के लिए ये वाला पार्ट पूरा इससे कैंसिल होना चाहिए। न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा पावर हो चल जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैं n1 की वैल्यू 0 लूं, या 1 लूं, या 2 लूं, या 3 लूं, चल जाएगा? ये सारे केसेस चल जाएंगे क्या? और n2 की वैल्यू क्या लूं? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n2? What are the possible values of n2? n2 की पॉसिबल वैल्यूज है 0 एंड 1। या तो 0 ले लूं या तो 1 ले लूं। एग्जांपल आप देख लो भले, अगर आपने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में n1 की वैल्यू ले ली, सपोज आपने 2, और n2 की वैल्यू ले ली आपने 1, डिवाइड हो गया। या फिर आपने 2 की पावर 3 3 की पावर 1 को डिवाइड किया, n1 की वैल्यू ले ली आपने 1 और 3 की पावर ले ली 0, तो भी डिवाइड कर दोगे। आ रहा है समझ में? अगर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में अगर n1 की वैल्यू 0 और n2 की वैल्यू भी 0, तो भी डिवाइड कर दोगे। तो मुझे जरा ये बताओ कि कॉम्बिनेशन कितने बनने वाला है? कॉम्बिनेशन ऑफ n1 एंड n2 कितने बनने वाले हैं, जरा बताओ तो मुझे। आप बोलोगे सर देखो क्या है, इस 0 के साथ आप n2 की वैल्यू 0 या 1 ले लो, 2 ऑप्शन। 1 के साथ कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। 2 के साथ कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। 3 के साथ कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। तो टोटल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 या 4 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास। तो n1 के 4 ऑप्शन, एंड फॉर ईच ऑप्शन ऑफ n1 यू वुड बी हैविंग 2 ऑप्शन ऑफ n2। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 8, जो कि भाई साहब आप यहाँ पे मैनुअली निकाल रहे थे।
आ रहा है क्या समझ में? और अगर आप देखोगे, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 4 आया है सर, वो ये 4 काउंट आया है, और ये 4 काउंट N1 की वजह से आया है कि N1 यहाँ पे जो पावर है वो 3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर आपके पास 4 थी, 4 को आपने 3 प्लस 2 की पावर 3 थी सॉरी, तो 3 प्लस 1 इसके ऑप्शन, और इसके ऑप्शन 1 प्लस 1। तो अगर सेम एग्जाम्पल पे मैं अगर मैं लिखना चाहूं कि 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो मेरे को सेम लॉजिक से कनेक्ट करके आप आंसर बता सकते हो क्या कितना आएगा? अरे डिवीजन में डेसिमल नहीं चलेगा भाई, फैक्टर और डिवीजन लिख रहा हूं तो कहां से? डेसिमल चलेगा तो फिर फैक्टर और डिवीजर का सवाल क्या हुआ हर्षल? ये छोड़ो आप, ये नहीं समझाना मेरे को। ये समझ में आ गया आपको यहां तक कि ये 4 क्यों आया और ये 2? यहां तक समझ में आ गया दक्ष? अरे भाई, N1 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है ये समझ में आया? N1 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है ये समझ में आया? N2 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं ये समझ में आया? इसमें क्या नहीं आया यार, यहाँ पे मैंने समझाया ना कि 2 की पावर N1 और 2 की पावर N2 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इस पूरे को अगर इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो भाई ये पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो N1 की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए ना। 2 आई तो भी डिवाइड कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 1 आई तो भी ये डिवाइड कर देगा, 0 आई तो भी ये डिवाइड कर देगा। 3 या 3 से छोटी जब तक आएगी जब तक डिवाइड कर देगा। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0, 1, 2 और 3। क्या आप अगर यहाँ पे N1 की जगह 0 डालो तो भी डिवाइड कर देगा, 2 डालो, 1 डालो या 3 डालो, वहां तक डिवाइड करेगा। सिमिलरली N2 क्या करेगा? 0 और 1 में डिवाइड करेगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज लिख दी मैंने। कॉम्बिनेशन कितना बनेगा इन दोनों का? इसकी 4 वैल्यूज पॉसिबल, इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल, टोटल कॉम्बिनेशन 4 इंटू 2 विच इज 8। अभी आया समझ में? थोड़ा सा पहली बार में ध्यान से सुनो और उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक? अरे भाई कोई भी, वही तो मैंने सबसे शुरू में क्या समझाया था कि कोई भी इसका फैक्टर और डिवीजर रहेगा वो तो इसी फॉर्मेट का रहेगा ना दोस्त मेरे। 5 की पावर अगर कुछ आ जाएगी तो डिवाइड कर पाएगा क्या वो उसको? अगर मैंने 5 यहाँ पे नीचे 5 भी लिख दिया तो क्या डिवाइड कर पाएगा क्या उसको? नहीं कर पाएगा ना। या तो 2 की पावर या 3 की पावर ही आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। तो इसीलिए 2 की पावर N1 और 3 की पावर N2 लिया। 100 नंबर ऑफ फैक्टर्स आप सेम कॉन्सेप्ट से मुझे बता सकते हो कितना आएगा? 100 को लिख लो सबसे पहले। कितना आएगा 100? 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 5 रेस टू द पावर 2, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दिया।
तो आंसर कितना आना चाहिए जरा बताओ मेरे को इसका, सेम लॉजिक से, कि कोई भी डिविजर और फैक्टर होगा वो होगा 2 raised to the power n1 इंटू 5 raised to the power n2 का। और n1 की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो वैल्यूज पॉसिबल होंगी आइदर 0, 1 और 2। और n2 की वैल्यू जो पॉसिबल है आइदर 0, 1 और 2। तो टोटल 3 इंटू 3 कॉम्बिनेशन, मतलब 9 कॉम्बिनेशन आएंगे। 3 इंटू 3, 3 4 n1, 3 4 n2, 9। और इनफैक्ट अब इसको आगे से ऐसे नहीं करूंगा मैं, अब इसको आगे से ऐसे करूंगा कि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 2+1 फॉर n 2 की पावर में, और 5 की पावर में 2+1। ये जो 3 ऑप्शन आप लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि जीरो भी आ गया, 1 और 2 तक काउंट था और एक जीरो भी आ गया, तो एक नंबर बढ़ जाएगा जो पावर। तो 2 इंटू 3 अब आप डायरेक्ट ऐसे करोगे। मेरे को डायरेक्ट अगर इसका लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे लिखूंगा? 3+1, क्योंकि एक प्राइम नंबर की पावर 3 है, दूसरे प्राइम नंबर की पावर 1 है, तो आपके पास 4 इंटू 2। 1 इसीलिए क्योंकि 1 को ऐड इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पावर 3 है, तो 1 2 3 तक तो काउंट है, एक जीरो भी एडिशनल काउंट आता है। तो पावर 3 है तो 4 ऑप्शन, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 थी तो 2 ऑप्शन, पावर 10 होती प्राइम नंबर की तो 11 ऑप्शन होते, इसीलिए 1 कर रहा हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसका। इसलिए मैंने फैक्टोरियल वाले में कॉन्सेप्ट नहीं समझाया आपको, मैंने डायरेक्ट, हाँ ये 8 होगा भाई, गलती। इसलिए मैंने उसमें डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताया कि भाई पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखो आप, क्योंकि उसका मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जाता और कंफ्यूज हो जाते तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी नहीं सीख पाते। तो कोई भी अगर n1 n नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर p1 की पावर n1 लेके आ रहा है, p2 की पावर n2 लेके आ रहा है, p3 की पावर n3 लेके आ रहा है, एंड सो ऑन, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो जाएंगे? n1 + 1 इंटू n2 + 1 इंटू n3 + 1 एंड सो ऑन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो आपको पता है कि 10 फैक्टोरियल को आपने कैसे लिखा था? 2 की पावर लिखी थी, कुछ 3 की पावर आई थी, 5 की पावर आई थी और 7 की पावर आई थी। इसकी पावर 1 आई थी, इसकी पावर 2 आई थी, इसकी पावर आई थी 4, और इसकी पावर आई थी आई थिंक 8। ये लिखा था ना हमने, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, कहाँ गया? 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। राइट। तो नंबर ऑफ डिविजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? योर आंसर मस्ट बी 8 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 10, 30, 270। तो 10 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो जाएंगे? 270 हो जाएंगे। बोलो बेटा। सर वो आपने पहले कॉन्सेप्ट समझाया, n1 का इतने वैल्यूज आएंगे, n2 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपने जनरल बना दिया ना उसको हाँ, कि उसको जनरल n1 बता दिया। + 1 कर दो। हाँ, पावर जो आ मतलब रही है प्राइम नंबर की, उस प्राइम नंबर की पावर में 1 को ऐड कर दो। तो सही था। ऑब्जर्वेशन पे 3 आया ना + ये। 1 1। हाँ, ऑब्जर्वेशन लॉजिक जो भी आपको बोलना बोल दो। ओके। आपको ऑब्जर्वेशन है बट वो लॉजिक मैं उस तरीके से बोल सकता हूँ कि टोटल ऑप्शन मेरे पास +1 करके ऑप्शन है,
तो दैट्स व्हाई दिस, आप ऑब्जर्वेशन या लॉजिक कुछ भी बोल सकते, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिविजर्स यहाँ पे आ रहे हैं 270। तो नेक्स्ट क्लास तक का, और मैं एनसीईआरटी तक का टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आई वांट यू टू फिनिश एनसीईआरटी फर्स्ट। एनसीईआरटी पूरा फिनिश करो बेटा सबसे पहले अच्छे से।